हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12th मैथ की बात करते हैं तो प्रश्नावली हमारा 1.2 स्टार्ट होने वाला है और आज का ये पहला लेक्चर है। अब आप लोगों के लिए इस लेक्चर के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है बच्चों। आज मैं आप लोगों को यदि मैं कहूँ कि अंत तक देखना, कुछ ऐसा चीज़ सीखोगे जो कि यदि आपने सीख लिया तो ये प्रश्नावली आप आसानी से कर पाएंगे। इसके लिए कितना मेहनत करना पड़ा है तो मैं आपको ये पेजेस दिखा देता हूं बच्चों। पूरा कंप्लीट लिख लिया है ताकि आप लोगों को नोट्स देने में भी प्रॉब्लम ना हो। टेलीग्राम पे शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है अभी। और देखो आप कितने पेजेस मैंने लिखे हैं, आप ही समझो, दिमाग लगाओ। लगभग बच्चों 2 घंटे का मेहनत है इसके पीछे और इन 2 घंटों में मैंने इसको कंप्लीट नोट्स तैयार किया है आपको समझाने के लिए। तो सोचो आगे जो आने वाला समय है आप अंत तक देखेंगे तो कितना बेहतर रूप से आपको ये नॉलेज मिलने वाला है। तो फिलहाल यहाँ पर आपका आज प्रश्नावली स्टार्ट नहीं होगा। इसके पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जिससे हम शुरू करेंगे, जैसे टाइप ऑफ फंक्शन यानी फलन के प्रकार। फलन का जो मैपिंग नाम भी दिया जाता है, प्रतिचित्रण नाम दिया जाता है। तो कुछ बुक्स में मान लीजिए एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो, फलन ये फंक्शन है। कुछ बुक्स में प्रतिचित्रण भी लिखा मिल जाता है। आप लोगों को कंफ्यूज हो जाता है भाई कि ये प्रतिचित्रण क्या है। तो फलन का ही दूसरा नाम है जिसे मैपिंग या प्रतिचित्रण कहते हैं। फलन को इंग्लिश में फंक्शन कहते हैं। तो पहले आपको फलन पढ़ना पड़ेगा। फलन में प्रतिबिंब में क्या चीज होता है उसको समझना है। इसके बाद डोमेन रेंज पढ़ना है, यानी प्रांत सह प्रांत, है ना। और बच्चों आपको परिसर, ये 3 चीज पढ़ना है। इसके बाद फलन के प्रकार पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फलन के प्रकार को अभी नहीं देखेंगे। प्रश्नावली 1.2 यदि स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको पढ़ना है बच्चों फलन या प्रतिचित्रण। यदि मैं शाब्दिक रूप से फलन या प्रतिचित्रण की परिभाषा कहूं कि फलन या प्रतिचित्रण किसे कहते हैं तो आपको एक ही शब्द में उत्तर मिल जाएगा, नियम या निर्देश। नियम या निर्देश, किन्हीं भी 2 समुच्चय के बीच जो भी नियम या निर्देश लागू होगा वही आपका प्रतिचित्रण या फलन कहलाएगा। प्रतिचित्रण या फलन कहलाएगा। कैसे नियम और निर्देश, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। जैसे मेरे पास आपके पास एक क्या है, थोड़ा सा एक छोटा सा समुच्चय है और एक बी एक छोटा सा समुच्चय है। अब इसमें भी अवयव हैं बच्चों। जैसे मैंने कहा इसमें ए बी सी और इसमें 1 2 3। फिर इसमें हुआ क्या कि इसका संबंध इससे हो गया, इसका संबंध इससे हो गया, इसका संबंध इससे हो गया। मतलब यहाँ पर जो है वो फंक्शन कहलाया, यानी दोनों के बीच में रिलेशन दर्शा दिया। तो ये समुच्चय ए हो गया, समुच्चय बी हो गया। अब इनके बीच एक ऐसा नियम या निर्देश लगा हुआ है जिससे कि दोनों समुच्चय आपस में जुड़े हैं, बंधे हैं। यही जो हमारा निर्देश या नियम है वो फलन कहलाता है। यदि किसी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को, देखो जरा, प्रत्येक अवयव को ए बी सी को किसी नियम या निर्देश द्वारा समुच्चय बी के, ये देखो, समुच्चय बी के प्रत्येक या विशिष्ट अवयव के साथ संबंध कर दिया जाता है तो इस नियम या निर्देश को ही हम फलन कहते हैं। मतलब किन्हीं 2 समुच्चयों को किसी नियम या निर्देश के माध्यम से जोड़ दिया जाए तो वही नियम या निर्देश आपका क्या कहला जाता है, फलन कहला जाता है। जैसे मैं आपको एक फलन का एग्जाम्पल देता हूं कि मान लीजिए f(x), ऐसा ना करो, आप ऐसा कर लो कि f(x) बराबर x², ठीक है, ऐसा करो। यानी x में रखा तो x² वैल्यू दे दिया। कुल मिलाकर के a में यदि आपका 1 है तो b में फिर 1 का वर्ग 1 होना चाहिए। a में आपका 2 है तो b में 2 का वर्ग 4 होना चाहिए। फिर 3 है तो 3 का वर्ग यहाँ पर बच्चों आपका 9 होना चाहिए। इस प्रकार से यदि आपका कहीं ना कहीं एक ऐसा नियम जिसके माध्यम से ये जुड़ गया है वही आपका निर्देश या नियम फलन कहलाता है। मतलब हमारे पास ए समुच्चय है, इसके प्रत्येक अवयव किसी निश्चित निर्देश या नियम से समुच्चय बी के अवयव के साथ संबंध दर्शाता है, यानी जुड़ा हुआ है। वही जो बच्चों आपका नियम या निर्देश या जो आप कह सकते हैं एक प्रकार का संबंध क्या कहलाता है, प्रतिचित्रण या फलन कहलाता है। प्रतिचित्रण को इंग्लिश में मैपिंग बोलते हैं और बच्चों फलन को हम बोलते हैं फंक्शन। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है।
यहाँ पर यदि प्रतिचित्रण f के अंतर्गत a के अवयव x के संगत b के अवयव y हों तो फिर इस तथ्य को सूक्ष्म भाषा में y बराबर fx कह सकते हैं। मतलब x क्या है, a का अवयव है, जिसे रखने पर, जिसे फलन पर रखते हैं तो हमें y प्राप्त होता है। जैसा कि हमने कहा यहाँ पर फलन पर हम x का मान रखेंगे तो जो वैल्यू फाइंड होगा वो y के बराबर हो जाएगा। बच्चों चीजें क्लियर है? फलन या प्रतिचित्रण आपको समझ में आ गया कि प्रतिचित्रण क्या है? एक प्रकार का निर्देश है, एक प्रकार का नियम है जिसके माध्यम से किन्हीं दो समुच्चयों के अवयव एक दूसरे से संबंध दर्शाते हैं। कोई दिक्कत? चलो क्लियर है बच्चों। चलिए अब यहाँ पर हमने जैसा आपको कहा कि हम भाई साहब a और b में संबंध दर्शाए, तो a का जो यहाँ पर संबंध जिस अवयव b के जिस अवयव से है वो उसका प्रतिबिंब कहलाया। a के अवयव का संबंध b के जिस अवयव से है वो उसका प्रतिबिंब कहलाया। जैसे 1 का प्रतिबिंब 1 आ गया, 2 का प्रतिबिंब 4 आ गया, 3 का प्रतिबिंब 9 आ गया। तो ये आपका जो b समुच्चय है इसके अवयव प्रतिबिंब कहला गए। और जिससे हमने वैल्यू फाइंड किया है जिन अवयवों से, तो ये आपका पूर्व प्रतिबिंब कहला गया। क्या कहला गया? पूर्व प्रतिबिंब। बहुत ज़्यादा आपको लंबा चौड़ा टाइम पास नहीं करना बच्चों, मुद्दे की बात करनी है, एकदम सटीक माइंड में सीधा घुसना चाहिए, हमें और कुछ मतलब नहीं है। हमने कहा कि दो हमारे पास अरिक्त समुच्चय हैं। अरिक्त समुच्चय का मतलब जिसमें रिक्त ना होना चाहिए, कोई ना कोई अवयव होना ही चाहिए। जैसे मैंने कहा 1, इधर मैंने कहा 3, इधर मैंने कहा 5, और बी मेरे पास एक और समुच्चय है, अरिक्त नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं इसमें अवयव होना चाहिए। मैंने कहा 1 और 9 ये 25 कह दिया। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? एक फलन x है जो कि x स्क्वायर के बराबर है। थोड़ा समझ ले। तो मैंने कहा 1 जब मैंने वैल्यू रखा तो 1 का वर्ग 1 आ गया, मतलब 1 का प्रतिबिंब 1 ही मिला। 3 जब मैंने रखा तो 3 का प्रतिबिंब यहाँ पर 9 मिला। जब मैंने 5 रखा तो 5 का प्रतिबिंब 25 यानी 25 मिल गया बच्चों। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वर्ग की बात करते हैं कि जब हमने वर्ग किया तब हमें वैल्यू फाइंड हो गया। चीज़ें क्लियर है यहाँ पर कि 1 का वर्ग किए तो 1 मिला, 3 का वर्ग किए तो 9 मिला, 5 का वर्ग किए तो 25 मिला। कुल मिलाकर के 2 अरिक्त समुच्चय ले लिए और फिर हमने ये देखा कि इनमें कहीं ना कहीं एक प्रकार का संबंध है। भाई हमने जब यहाँ पर आपको समझाया कि हमारे पास a और b है तो इसमें कहीं ना कहीं संबंध है जो कि वर्ग का संबंध है, अब वर्ग का संबंध है कि a के अवयव को रख रहे हैं तो उसका जो प्रतिबिंब मिल रहा है वो b के अवयव में है, अर्थात b के जो भी अवयव होंगे वो प्रतिबिंब कहलाएंगे और a के जो अवयव होंगे वो पूर्व प्रतिबिंब कहलाएंगे बच्चों। अब आप थोड़ा सा पढ़िए कि माना हमारे पास a और b दो अरिक्त समुच्चय, अरिक्त मतलब खाली नहीं है। अब फलन f a और b में एक संबंध दर्शाता है। यदि प्रत्येक अवयव a के, है ना, मतलब a बिलोंग टू कैपिटल A अर्थात a के अवयव है, समुच्चय a के अवयव के लिए अद्वितीय b बिलोंग्स टू कैपिटल B का अस्तित्व है। मतलब स्मॉल a का मतलब ये हुआ ये कैपिटल A के अवयव है और b मतलब हो गया एक प्रकार से कैपिटल B का अवयव, और इन दोनों में संबंध है, मतलब a का b से रिलेशन है, तब कहीं ना कहीं जो b है वो a का प्रतिबिंब कहलाएगा। और यदि हम कह दें a जो है वो b का पूर्व प्रतिबिंब कहलाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर दो हमने ले लिया बच्चों, क्या यहाँ पर दो समुच्चय हैं और इसका प्रतिबिंब इसमें दर्शा रहा है। तो इसके जो अवयव है जो संबंध दर्शा रहे हैं, जैसे स्मॉल a का प्रतिबिंब 1 है, b का प्रतिबिंब 3 है, c का प्रतिबिंब 4 है, d का प्रतिबिंब 2 है। तो यहाँ पर ये जो आपके कैपिटल A पहला जो समुच्चय है इसका जो आप यहाँ पर संबंध देख रहे हैं b के जिन अवयवों के साथ संबंध है वो प्रतिबिंब कहलाएंगे और जिनका संबंध है, जिन अवयवों का संबंध है वो पूर्व प्रतिबिंब कहलाते हैं। चीजें क्लियर? चलिए अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पर प्रांत, सहप्रांत और परिसर। बिल्कुल शाब्दिक अर्थ में 1 मिनट समय लगेगा, ज्यादा समय ही नहीं लूंगा। प्रांत, सहप्रांत और परिसर। हमने कहा हमारे पास दो समुच्चय है, हमने कहा एक समुच्चय A है जिसमें अवयव A B C है और एक समुच्चय B है जिसमें अवयव 1 2 3 4 और 5 है। इसके बाद इनमें हमने संबंध दर्शा दिया कि A का संबंध 1 से, B का संबंध 3 से है और C का संबंध 4 से है। अब जो भी A के अवयव हैं हमने दो समुच्चय लिया और उनमें किसी न किसी फलन के द्वारा इनमें संबंध दर्शाया, किसी न किसी नियम के द्वारा हमने संबंध दर्शाया। तो हमने जब दो समुच्चय लिया
और उनके बीच संबंध दर्शाया, और संबंध इस प्रकार से है कि एफ सच दैट ए बिलोंग टू बी, मतलब ए का संबंध बी के साथ, यानी ए के अवयव जो है इनका प्रतिबिंब बी में मिलेगा। ए का जो प्रतिबिंब है वो बी में मिलेगा और ए के अवयव पूर्व प्रतिबिंब कहलाएंगे। तो हम बच्चों दो समुच्चय जो लेते हैं, तो समुच्चय ए को हम बोलते हैं क्या? डोमेन। क्या बोलते हैं बच्चों? डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। अर्थात इसको बोलते हैं प्रांत। तो यदि प्रांत कोई बोल दे तो आप कह सकते हो यहाँ पर प्रांत ए, बी और सी है। ठीक है। जब बात करते हैं बच्चों हमारा जो बी है, इसके सभी अवयव कोडोमेन कहलाएंगे। कोडोमेन क्या कहलाएंगे? कोडोमेन, या इसे बोलते हैं सहप्रांत। क्या बोलते हैं बच्चों? सहप्रांत। और सहप्रांत में सभी के सभी अवयव आएंगे, 1 2 3 4 और 5। परिसर मतलब क्षेत्र होता है। परिसर का मतलब जिसे इंग्लिश में रेंज बोलते हैं, क्षेत्र होता है। क्षेत्र का मतलब कौन कौन से अवयव संबंध दर्शाते हैं, तो केवल 1 3 और 4 ही अवयव संबंध दर्शाता है। मतलब एक निश्चित रेंज है ना कि इन्हीं अवयवों के साथ ये हमारा जो समुच्चय ए है वो संबंध दर्शाता है, तो आपका परिसर कहला जाता है। मतलब कोई दो हमने समुच्चय ले रखा है, इनके बीच किसी न किसी एक निश्चित नियम या निर्देश के अनुसार संबंध है, तो ए के जितने भी अवयव हैं सभी अवयव वो डोमेन कहलाएंगे, बी के जितने भी अवयव हैं वो सभी अवयव कोडोमेन कहलाएंगे, और बी के जितने अवयव ए के प्रतिबिंब हैं, बी के जितने अवयव ए के प्रतिबिंब हैं, बी के जितने अवयव ए के प्रतिबिंब हैं, मतलब जो संबंध दर्शा रहे हैं वही केवल रेंज कहलाएंगे, वही केवल परिसर कहलाएंगे। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे बच्चों यहाँ पर ए और बी दिया गया है और बताया गया कि -2 का वर्ग लगाएंगे तो हमारा 4 आएगा, -1 का वर्ग लगाएंगे 1 आएगा, 1 का वर्ग लगाएंगे तो 1 आएगा, 3 का वर्ग लगाएंगे तो 9 आएगा। तो ए में जितने भी अवयव है ये सभी के सभी डोमेन कहलाएंगे, बी के जितने भी अवयव हैं सभी के सभी कोडोमेन कहलाएंगे, मतलब सहप्रांत कहलाएंगे। और बच्चों यहाँ पे 4 1 और 9 ये जो 3 अवयव हैं जो कहीं ना कहीं ए के प्रतिबिंब हैं, जो केवल बी के जितने भी अवयव संबंध दर्शा रहे हैं वो आपके परिसर कहला जाते हैं। ध्यान में रखना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। एक एक पॉइंट आपको क्लियर कराता हूँ। आप लोगों को लिखना है, नोट्स बनाना है, बिल्कुल नोट्स बना सकते हैं बेहतर रूप से। आप लोगों के लिए निरंतर मैं मेहनत करूँगा। बस आप लोग बस एक काम किया करो, यदि आप देख रहे हो तो बस एक दोस्त के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बच्चों आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही आगे हमें थोड़ा कहीं ना कहीं मोटिवेशन देता है। तो प्रांत, सहप्रांत और परिसर भी आपने सीख लिया बच्चों। अब चलते हैं फलनों के प्रकार पर। मजा आएगा बहुत अच्छे तरीके से कि हम फलन का मतलब कहते हैं एक संबंध या निर्देश। फलन का मतलब क्या कहते हैं? एक संबंध या निर्देश, यानी दो समुच्चय के बीच में एक संबंध या निर्देश या एक निश्चित नियम से जुड़ना, वो आपका फलन कहलाता है। तो हम यहाँ पर दो समुच्चय को जोड़ेंगे और जब जोड़ेंगे तो उसका एक प्रकार का फलन एक ही फलन कहलाता है, जिसे कहते हैं 1-1 फंक्शन। अब ये 1-1 फंक्शन क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम बात करेंगे यहाँ पर कि हम दो समुच्चयों को जोड़ना चाहते हैं। दो समुच्चयों को जोड़ना चाहते हैं। हमारे पास एक ए समुच्चय हो गया और यहाँ पर एक बी समुच्चय हो गया बच्चों। यहाँ पर हमने कहा ए बी सी है, यहाँ पर हमने कहा 1 2 3 है। अब यहाँ पर बच्चों ए का संबंध 1 से है, बी का संबंध 2 से है और सी का संबंध 3 से है, यानी एक का संबंध 1 से ही है, यानी एक अवयव का संबंध केवल एक ही प्रतिबिंब दे रहा है। और प्रत्येक यहाँ पर देख सकते हो इसके प्रत्येक अवयव के कहीं ना कहीं प्रत्येक अवयव के साथ संबंध है। कुल मिलाकर के इसमें से कोई भी खाली नहीं है, 1-1 सभी के एक ही। जैसे ए का 1 है, बी का भी तो 2, मतलब एक ही प्रतिबिंब है ना, सी का भी एक ही प्रतिबिंब है, मतलब भिन्न भिन्न अवयवों का भिन्न भिन्न ही प्रतिबिंब मिल रहा हो, भिन्न भिन्न अवयवों का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब मिल रहा हो, तो वहाँ पर आपका एक ही संबंध कह सकते हैं। और कुल मिलाकर के आप ऐसा भी कह सकते हो भाई साहब कि देख सकते हो यहाँ पर दो हमारे पास समुच्चय हैं जो किसी न किसी संबंध से जुड़े हैं, किसी न किसी एक नियम या निर्देश से जुड़े हैं, और उनका भिन्न भिन्न अवयवों का जो प्रतिबिंब है सदैव वो भिन्न भिन्न मिल रहा है, इसलिए एक ही फलन कहला जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है कि भाई साहब बहु एक की बात नहीं कर रहा हूँ, एक की बात कर रहा हूं। एक का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं एक
अवयव का प्रतिबिंब एक ही मिले, दूसरे अवयव का प्रतिबिंब दूसरा मिलना चाहिए, तीसरे अवयव का प्रतिबिंब तीसरा मिलना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि बी का भी एक और ए का भी एक, ऐसा नहीं है। अलग अलग अवयव का प्रतिबिंब जब अलग अलग मिले, सिंपल, वहां पर एक एक ही होगा। हमने कहा यहां पर 4 भी है तो इससे लेन देन नहीं है, यहां पे 3 है तो तीनों का अलग अलग है ना, तो यहां पर एक एक ही है, यहां पर एक एक ही है। एक एक ही में क्या होता है कि भाई साहब ए का रिलेशन बी से है, ए का रिलेशन बी से है, मतलब संबंध ए का बी से है, तो इसमें कोई दो अवयव यदि हम अलग अलग ले लें, यानी x1 और x2 अलग अलग हैं इसलिए तो बराबर नहीं है, तो इसका जब हम फलन में मान रखें तो ये भी बराबर नहीं आना चाहिए, मतलब अलग अलग वैल्यू मिलना चाहिए फलन में रखने पर। भाई कब एक एक ही कहलाएगा कि यदि हम किसी भी दो समुच्चय के बीच एक संबंध दर्शा रहे हैं, एक निर्देश या नियम से जोड़ रहे हैं, तब उसका जो प्रतिबिंब मिले हमेशा अलग अलग ही मिले, तब उसे हम एक एक ही फलन या एक एक ही प्रतिचित्रण भी कहते हैं। फलन का दूसरा नाम प्रतिचित्रण, तो कुछ बुक में प्रतिचित्रण भी लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना बच्चों। मतलब यहाँ पर हमने कहा ए के जितने भी अवयव हैं, भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न मिल रहा हो, उसे एक एक ही फलन या 1-1 फंक्शन कहते हैं। यदि किसी फलन के डोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब सर्वथा भिन्न भिन्न हो तो ऐसे प्रतिचित्रण को एक एक ही प्रतिचित्रण या एक एक ही फलन कहते हैं। हमने कहा ना कि यदि दो अलग अलग अवयव हैं, इसे तो नॉट इक्वल हमने कहा, तो उनका फलन में वैल्यू रखने पर भी हमारा अलग अलग होना चाहिए, नॉट इक्वल, यानी f(x1) x2 के बराबर ना हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर कहा ए हमारे पास एक समुच्चय है, बी हमारे पास एक समुच्चय है, 3 का संबंध बी से, 5 का संबंध ए से है, 8 का संबंध डी से, 9 का संबंध सी से है, सभी का भिन्न भिन्न संबंध है। ऐसा नहीं है कि किन्हीं दो डोमेन का किसी एक के साथ प्रतिबिंब हो जाए, ऐसा नहीं है। हर एक डोमेन में जितने भी अवयव हैं उनका सबका प्रतिबिंब भी अलग अलग मिल रहा है, तब यहाँ पर एक एक ही और केवल एक के साथ ही संबंध दर्शा रहे हैं। बहु एक एक ही हम नहीं कह रहे हैं, एक एक ही की बात कर रहे हैं। बहु एक एक ही में हो जाएगा बहुत सारे एक के साथ जोड़ा बना ले। भाई एक की पत्नी एक ही होनी चाहिए। जैसे मान लो घर में 5 बच्चे हैं, पांचों बच्चों की शादी होगी तो पांचों की जो पत्नियां हैं वो क्या हो सकती है बताओ, अलग अलग होगी कि ये सब एक ही हो सकती हैं? ऐसा नहीं हो सकता। पहले के ज़माने में होता था कि 5 पांडव के बीच में एक पत्नी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। हर एक बच्चे की पत्नी अलग अलग होगी आपके घर में, है ना। मान लो आप 5 भाई हो, 5 भाई में तो भाई आप क्या करोगे कि हाँ भाई सबका अलग अलग का शादी हुआ है और सबकी एक एक ही पत्नी है, तो आप एक एक ही हो, सिंगल हो कि हम एक निश्चित लड़के के साथ शादी ब्याह किए हैं तो हमारी वो पत्नी, हमारा भाई किसी और के साथ किया है, फिर तीसरा भाई किसी और के साथ किया है, तो इनका एक एक ही होता है ना, कि एक का संबंध केवल एक से ही होगा, शादी। अब भाई आप ये कह दो, बात अलग है कि हम 3 शादी करना चाहते हैं, लेकिन शादी तो एक ही होता है, चाहे वो गर्ल्स की बात करूं चाहे बॉयज़ की बात करें, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक ही का मतलब आप समझ गए होंगे बच्चों। अब हम दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। आपको परिभाषा लिखना है 1-1 फंक्शन या 1-1 मैपिंग, प्रचित्रण जिसे बोलते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से लिख सकते हैं। आपको हम समझा रहे हैं, आपका भी दायित्व होता है कि कॉपी पेन लेकर बैठें और बेहतर रूप से नोट्स बनाते चलें। मैथ पढ़ने आए हो ना, ये गारंटेड है, शिव कोचिंग क्लासेस में पढ़ रहे हो आप। यदि एक बार जुड़ गए और पूरा साल पढ़ा तो समझ लो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। आच्छादक फलन का मतलब ये है कि जैसा मैंने कहा बच्चों कि यहाँ पर केवल जो एक एक ही होता है, एक एक से संबंध दर्शाया, और आगे खाली भी है तो कोई बात नहीं, खाली है तो खाली, मुझसे क्या लेना देना, तू एक एक ही हो गया। लेकिन आच्छादक मतलब पूरा का पूरा छाया हुआ होना चाहिए, एक भी अवयव खाली ना रहे, एक भी अवयव खाली ना रहे, पूरे के पूरे अवयव जुड़े हों, संबंध दर्शाएं, एक भी अवयव खाली ना रहे, किसी भी कदर से खाली दिखना चाहिए। जैसे मैंने कहा ए हमारे पास एक समुच्चय है, इसको हम डोमेन बोलेंगे, इसमें बहुत सारे अवयव हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर भी हमारे पास दूसरा समुच्चय है, इधर ए बी सी डी और ई है, इनके सभी अवयव एक दूसरे से जुड़े हों, कोई भी अवयव बी का खाली नहीं होना चाहिए। जैसे एक का इससे संबंध कर दिया, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, यानी जो आपका को डोमेन है, सह डोमेन का कोई भी अवयव खाली ना पड़े,
तो आपका आच्छादक हो गया। मतलब सभी के सभी एक दूसरे से कहीं ना कहीं किसी न किसी के प्रतिबिंब हों। बी के जितने भी अवयव हैं वो खाली ना रहें, किसी न किसी के प्रतिबिंब जरूर बने रहें। जैसे इसके जितने भी अवयव, हमने 5 अवयव लिया, वो डोमेन के कोई ना कोई अवयव के प्रतिबिंब हैं। अर्थात सह डोमेन के कोई भी अवयव ऐसा ना हो कि किसी का प्रतिबिंब ही ना बन पाए। मतलब सह डोमेन के सभी अवयव किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब में होने चाहिए। यदि आपसे कह दिया जाता कि एक और, यहां पर मान लीजिए मैं ए कहता हूं, इसमें एक और 2 है, और बी यहां पर मैं कह दिया ए बी सी और डी है, इसका 2 से संबंध हो गया, क्या ये आच्छादक है? आच्छादक नहीं है। एकाकी है, एक का संबंध एक से, यहां भी एकाकी है, एक का संबंध एक से ही है, वो एकाकी है और ये आच्छादक भी है, लेकिन ये आच्छादक नहीं है। यहां पे एकाकी है, एक का संबंध एक से ही है, लेकिन आच्छादक नहीं है। आच्छादक का मतलब कोई भी सह डोमेन अवयव खाली नहीं रहना चाहिए, सभी के सभी अवयव बिजी हों, व्यस्त हों। इसलिए तो कहते हैं कि भाई एकाकी और आच्छादक दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। एकाकी में सभी एक एक का संबंध हो, आच्छादक का मतलब कोई खाली नहीं होना चाहिए अंदर, बस सभी के सभी अवयव किसी न किसी डोमेन के वो प्रतिबिंब बने हो गया। देखो जरा, यदि प्रतिचित्रण के सह डोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, बस खाली ना हो, किसी न किसी संबंध दर्शाए। जैसे 4 लड़कियां हैं, है ना, वो खाली ना, उन सबकी शादी हो जाए बस, चाहे 1 बार शादी हो चाहे 3 बार शादी हो, शादी होना चाहिए बस। होता है कि नहीं पुनर्विवाह? नाराज मत हो ना, हमारे भाषाओं में होता है भाई। मान लीजिए किसी कारणवश किसी के पति का देहांत हो गया, दुखद घटना घटित हो जाता है, तो दोबारा शादी होता है, आजकल सब जायज है। मान लीजिए डिवोर्स दे देते हैं आजकल, तो फिर दोबारा शादी होता है बच्चों। तो ऐसा होता है कि एक लड़की, मान लो किसी एक निश्चित समुच्चय में 4 लड़की हैं, तो चारों का शादी होना चाहिए बस, ये आपका आच्छादक। खाली नहीं बैठने चाहिए। यदि 3 की शादी हो गई, एक खाली है, तो फिर वो आपका आच्छादक नहीं कहलाएगा। ये चीज होता है। तो यदि प्रतिचित्रण का सह डोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, तो ऐसे फलन को हम आच्छादक फलन कहते हैं, सिंपल तरीके से। जैसे हमने कहा ए और बी 2 समुच्चय है, ए और बी, तो ए का संबंध भी किसी से, बी का भी संबंध है, सी का भी संबंध है। यहां पर ये नहीं देखना है कि किसी 2 से संबंध है, किसी 3 से संबंध है, इससे मतलब नहीं है। बस हम ये चाहते हैं कि ये किसी न किसी का प्रतिबिंब बन जाए। आच्छादक में ये निष्कर्ष निकलता है कि खाली नहीं बैठना चाहिए। एकाकी में भाई इसको हम कहते हैं एकाकी है क्या? तो एकाकी ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बी और सी के 2 प्रतिबिंब बन रहे हैं, मतलब बी और सी के मतलब 2 लोगों के एक ही प्रतिबिंब बन रहे हैं। यानी एक जो है 2 लोगों का प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब एक जो है 2 लोगों से शादी कर रहा है। ऐसे ठेठ भाषा में आप समझ पाओगे ना कि यहाँ पे 4 लोग थे, चारों की शादी हो गई, लेकिन जो ए है यहाँ पर एक जो है, मान लो कोई लड़का है, 2 शादी कर लिया, लड़का कर लेते हैं ना, ऐसे बहुत सारे जगह देखे, अभी भी है, चल रहा है कि एक लव मैरिज शादी हो गई या किसी और के साथ अरेंज मैरिज शादी हो गई, खत्म कहानी, 2 शादियां चल रही है। तो ऐसा बहुत सारे लोगों को देखा हमने। तो वही एक जो है 2 लोगों से ब्याह करा के रखा है, आप देखो। तो यहां पर कितने लोगों से ब्याह कराई इससे मतलब नहीं है, बस वो खाली नहीं होना चाहिए, शादी का जो है प्रमाण पत्र मिल जाए, हाँ इसकी शादी हो गई है। यहाँ पे खाली नहीं होना चाहिए। मैंने कहा 4 लड़के हैं, इसकी शादी 2 हो गई है, बी के साथ भी सी के साथ भी, लेकिन इससे मतलब नहीं है। आच्छादक का मतलब है कि सह डोमेन जो है ये सह डोमेन का कोई भी अवयव खाली ना हो, किसी ना किसी डोमेन का जरूर प्रतिबिंब होना चाहिए, बस ये चीज बताया गया आच्छादक में। लिखना चाहते हो आप लोग कि ए हमारा समुच्चय है, बी हमारा समुच्चय है, इसके बाद हमने इसको संबंध दर्शा दिया, खत्म कहानी। यहाँ पर ए का 4 से है, बी का 1 से है, सी का भी 1 से है, फिर डी का 3 से है, ई का 2 से है। इस प्रकार से हमने संबंध दर्शाया। तो ये आपका आच्छादक हो गया। इसके बाद बात करते हैं अंतःक्षेपी। अंतःक्षेपी भी देखो भाई, अलग अलग तरीके से समझेंगे, बिल्कुल चिंता न करें। अभी आपने एकाकी में समझा कि एक का संबंध एक से हो जाए, एक का संबंध एक से हो जाए, सभी अवयव एक एक से जुड़े हैं। और आच्छादक का मतलब कोई खाली नहीं बचना चाहिए, चाहे 5 से जुड़ जाए, ठीक है। और अंतःक्षेपी में कहते हैं भैया कि अब कोई ना कोई अवयव उसमें जरूर खाली हो, है ना भाई। यदि मैंने कहा कि एक कमरे में 4 बच्चे थे, यानी एक पिताजी के 4 पुत्र थे, एक पिताजी मतलब कोई भी व्यक्ति होगा, उसके 4 पुत्र थे और चारों की शादी हो गई, वो खाली नहीं है, किसी ना किसी लड़की से शादी हो गए, तो भैया वो आपका आच्छादक हो गया। लेकिन उनमें से कोई एक बच गया, तो भाई 4 पुत्र में से 3 की शादी हुई, एक की शादी ही नहीं हुई। भले ही 3 में से किसी एक ने 3 शादियां कर ली, लेकिन एक बेचारा व्यक्ति थोड़ा सा पढ़ने लिखने में कमजोर था और शादी उसकी नहीं हुई,
तो आपका अंतःक्षेपी कहला जाता है। यहां पर देखो जरा कि इसमें से कोई एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसकी शादी ही नहीं हुई है, ठीक है, समझ गए। मतलब दो हमारे पास, एक ये समुच्चय है हमारे पास, इसको मैंने कहा ए बी सी, ठीक है, इधर बी है, इधर मैंने कहा 1 2 3 4, ए की भी शादी हो गई, इसकी भी शादी हो गई, इसकी भी, बेचारे इसकी शादी नहीं हो पाई। तो अंतःक्षेपी, अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो छिद्र कर रहा है, वो परेशान कर रहा है घर में, हमारी भी शादी होनी चाहिए, तो ये अंतःक्षेपी हो जाता है। कि मतलब सह डोमेन का कोई ना कोई एक ऐसा अवयव है जो कि डोमेन के अवयव का प्रतिबिंब ही नहीं है। यदि सारे के सारे आपके प्रतिबिंब हैं, खाली नहीं है, तो वह आच्छादक है। एक एक से केवल सभी के सभी जुड़े। यहां पर देखो, यहां पे ये एकाएकी भी हम कह सकते हैं इसको, एकाएकी एक एक संबंध है, लेकिन यहां पर एकाएकी भी तो है, लेकिन यहां पर एक अंतःक्षेपी भी है, इसलिए तो बोलते हैं एकाएकी भी और अंतःक्षेपी भी। तो भाई साहब, अंतःक्षेपी का मतलब कोई ना कोई एक खाली जरूर होना चाहिए। यदि एक का सबसे पहले तो यदि आपसे पूछा जाए एकाएकी फलन मतलब एक का संबंध एक से हो, आप पूरे दो समुच्चय देके रखे हैं, उनमें देखो एक का संबंध एक से, इसका भी एक से, इसका भी एक से, मतलब यहाँ पर एकाएकी तो डेफिनेट है, इसको कोई रोक टोक नहीं सकता। लेकिन एक और यहाँ पर ये फलन है, प्रतिचित्रण है, जो कि यहाँ पर 4 लड़कों में से एक की शादी नहीं हुई, वो अंतःक्षेपी अंदर ही अंदर घर में छेद कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो अंतःक्षेपी। इनटू फंक्शन जिसे बोलते हैं, इनटू मैपिंग जिसे बोलते हैं, मतलब यहाँ पर जो आपका ये जो सह डोमेन है, इसका कोई ना कोई ऐसा अवयव है जो कि डोमेन के अवयव का प्रतिबिंब ही नहीं है बच्चों, जो कि डोमेन के अवयव का प्रतिबिंब ही नहीं है। चलो यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि यदि किसी प्रतिचित्रण या फलन की सह डोमेन में एक या एक से अधिक अवयव ऐसे हैं जो कि डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ही नहीं बना पा रहे, ऐसे फलन को अंतःक्षेपी। मतलब हमने यहां पर ए हमारे पास समुच्चय है 1 3 4 5 और x y z t, तो हमने 1 का संबंध y से, 3 का संबंध t से, 4 का संबंध x से, 5 का संबंध y से, लेकिन z बेचारा यहाँ पर खाली है, बोला मेरी शादी नहीं हुई, तो यहाँ पर अंतःक्षेपी अंदर ही अंदर छेद कर रहा है घर में, अंतःक्षेपी हो जाता है। यदि कोई फलन आच्छादक है तो वो कभी अंतःक्षेपी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आच्छादक में सभी के सभी बिल्कुल किसी न किसी के प्रतिबिंब होते हैं और अंतःक्षेपी में कोई ना कोई एक खाली रहता है, इसलिए अंतःक्षेपी कभी आच्छादक नहीं हो सकता, और यदि आच्छादक है तो कभी अंतःक्षेपी नहीं हो सकता, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है। आच्छादक में कोई अवयव खाली नहीं है और अंतःक्षेपी में कोई ना कोई खाली होना ही चाहिए, इसलिए एक दूसरे के अपोजिट कहलाते हैं। बच्चों चीजें क्लियर है? बात भेजा में घुस रहा है, समझ रहे हो? सब घुसेगा। अब बात करते हैं बहुएकाकी फलन। बहुएकाकी फलन में ये होता है, बहुएकाकी, एकाकी में एक एक, और बहुएकाकी मतलब बहुत लोगों का एक से, 2-4 लोगों का एक से ही जुड़ जाए संबंध, समझ रहे ना? बहुएकाकी मतलब 2 या 2 से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब एक ही बन जाए। जैसे आप 1 का वर्ग करोगे तो 1 का एक आएगा, और -1 का वर्ग करोगे तो भी 1 आएगा। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि 1 का वर्ग करोगे तो भी 1 आएगा, और -1 का वर्ग करोगे तो भी 1 आएगा। जैसे मैंने कहा -1 यहां पर 0 +1 2 3 है, और इधर आपका है 1 2 3 4। कहने का मतलब यदि आप 1 का -1 का वर्ग करोगे तो भी 1 आएगा, 1 का वर्ग करोगे तो भी 1 आएगा। मतलब कई सारे अवयवों का प्रतिबिंब एक ही हो सकता है, या एक से अधिक, एक का तो होगा ही, 2 या 2 से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब एक ही अवयव हो जाए, तो ऐसे प्रतिचित्रण को बहुएकाकी फलन। एकाकी में केवल एक का प्रतिचित्रण एक से हो, एक का संबंध एक से हो, एक का जो निर्देश एक के साथ दिखाए, अर्थात एक का प्रतिबिंब एक ही अवयव हो। लेकिन बहुएकाकी में मतलब डोमेन के 2 या 2 से अधिक अवयवों का भी प्रतिचित्रण एक ही के साथ हो जाए, अर्थात उनका प्रतिबिंब एक ही मिल जाए, एक ही अवयव के साथ हो जाए, तो बहुएकाकी फलन कहला जाता है। यदि किसी प्रतिचित्रण में 2 या 2 से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब एक ही अवयव हो जाए, तो ऐसे प्रतिचित्रण को बहुएकाकी प्रतिचित्रण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा माना कि ए हमारे पास एक समुच्चय है, बी हमारे पास एक समुच्चय है, तो 4 का संबंध 5 से और 6 का भी संबंध 5 से हमने दिखा दिया। मतलब 2 लोगों का संबंध किसी एक से है, मतलब 2 अवयवों का प्रतिबिंब एक ही चीज मिल रहा है, तो यहां पर आपका बहुएकाकी है। एक से अधिक लोगों का प्रतिबिंब एक ही अवयव के साथ दर्शा रहा है,
चीजें क्लियर है ना। मैंने कहा ना 2 का वर्ग करोगे 4 आएगा, -2 का वर्ग भी करोगे 4 आएगा, तो वहां पे बहु एकाकी हो जाएगा। 3 का वर्ग करोगे तो भी 9 आएगा, -3 का वर्ग करोगे तो भी 9 आएगा, तो वहां पर बहु एकाकी हो जाएगा वर्ग के लिए। चीजें क्लियर है कि बहु एकाकी एक एक तो है ही, लेकिन एक से अधिक लोगों का भी यहाँ पे प्रतिबिंब आ रहा है, तो आपको बहु एकाकी कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? बहु एकाकी। और अचर प्रतिचित्रण तो मतलब ये है, अचर का थोड़ा सा अपोजिट है कि जितने भी अवयव हैं सबका एक ही के साथ संबंध हो जाए। इसमें तो सब अलग ही है कि डोमेन के जितने भी अवयव हैं सबका प्रतिबिंब एक ही हो जाए, निश्चित कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, अचर वैल्यू आ जाए, तब वो आपका अचर प्रतिचित्रण कहलाता है या अचर फलन कहलाता है। कि यदि प्रतिचित्रण में या फलन में डोमेन के समस्त अवयवों का प्रतिबिंब एक ही हो, डोमेन के समस्त अवयवों का प्रतिबिंब एक ही हो जाए, अलग अलग ना हो, डोमेन में जितने भी अवयव हैं सभी का प्रतिबिंब एक ही आ जाए बच्चों। जितने भी, यहां पर देखो ए हमारे पास एक सेट है, समुच्चय है, इसके जितने भी अवयव वो डोमेन के अवयव कहलाएंगे। 4, 6, 9, 7 ये इनका सबका प्रतिबिंब किसी एक के साथ ही है, अचर के साथ, एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ है, तो फिर आपका वो अचर प्रतिचित्रण कहलाता है। यदि किसी प्रतिचित्रण में डोमेन के समस्त अवयवों का प्रतिबिंब एक ही हो तो ऐसे फलन को अचर फलन या अचर प्रतिचित्रण कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अचर फलन या अचर प्रतिचित्रण कहते हैं। जैसे ए हमारे पास 4, 6, 9, 7 है, बी हमारे पास 1 और 2 है, तो फिर हमने कहा इन सबका संबंध किसी एक से ही है, तो आपका अचर प्रतिचित्रण कहलाता है। कुछ समझ में आया? एकाकी में क्या कहा कि एक एक का संबंध होना चाहिए और मुझे कुछ लेना देना नहीं है। आच्छादक में क्या कहा कि सह डोमेन का सभी अवयव बिजी हों, किसी के साथ जुड़े हों और मुझे कुछ मतलब नहीं है। अंतःक्षेपी में क्या कहा कि भाई कोई ना कोई तो एक व्यक्ति हो जिसकी शादी ना हुई हो, बाकी सभी की हुई हो, मुझे उससे कोई लेन देन नहीं है। अचर प्रतिचित्रण में क्या कहा कि सभी अवयवों का प्रतिबिंब एक ही मिले। बहु एकाकी में क्या कहा? बहु एकाकी में ये कहा कि भाई साहब 2 लोगों का एक ही के साथ शादी कर दिया, 3 लोगों का एक ही के साथ शादी कर दिया, 3 का जो प्रतिबिंब एक ही माना रहा है, 3 लोगों का प्रतिबिंब, 3 अवयवों का प्रतिबिंब एक ही कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, तो वहां पे बहु एकाकी हो जाता है। एकाकी मतलब एक का संबंध एक से, एक का प्रतिबिंब एक ही वैल्यू है। आच्छादक मतलब कोडोमेन, ये हमारा ये कहलाता है सह डोमेन, इसके सभी अवयव बिजी होना चाहिए। हमने कहा अंतःक्षेपी, अंतःक्षेपी में सभी अवयव में से कोई ना कोई एक आध अवयव फिर भी खाली हो, एक से अधिक भी अवयव लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे हो जो किसी के प्रतिबिंब ही ना बने। बहु एकाकी मतलब 2 या 2 से अधिक का प्रतिबिंब एक ही वैल्यू आ जाए। अचर प्रतिचित्रण क्या हो गया? मतलब सभी का प्रतिबिंब एक ही मिल जाए, 5 के 5 पांडव एक ही लड़की के साथ शादी कर ली, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये कहलाया अचर, कांस्टेंट थी वो, समझ रहे ना, ये चीज हो जाता बच्चों। ठीक है, इसके बाद बहु एकाकी भी आपने पढ़ लिया, अंतःक्षेपी पढ़ लिया, आच्छादक एकाकी क्लियर है, 5 हो गए। एकाकी, अंतःक्षेपी, आच्छादक, बहु एकाकी, अचर। अब बात करते हैं एकाकी भी हो और अंतःक्षेपी भी हो। एकाकी भी और अंतःक्षेपी भी हो। एकाकी मतलब एक एक से जुड़े भी हो और उसमें कोई खाली भी बैठा हो जिसकी शादी ना हुई हो। जैसे मैंने कहा 1 का शादी ए से, 2 का शादी बी से और 3 का शादी सी और डी बेचारा बैठा, इसकी शादी भी नहीं है। तो देखो यहां तो एकाकी हमने पहले भी बताया था कि यहां पर हमने कई सारे एग्जाम्पल लिए कि भाई 1 का संबंध 1 से तो एकाकी है। इसके अलावा भी यहां पर भी हमने आपको समझाया था कि 1 का संबंध 1 से एकाकी है, भले उसके साथ कोई खाली बैठा हो, इससे लेना देना नहीं है। तो यहां पर एकाकी तो है और खाली भी बैठा, इसलिए अंतःक्षेपी। इसलिए इस प्रकार के हम संबंध को एकाकी और अंतःक्षेपी कह देते हैं कि मतलब 1 का संबंध जहां पर एकाकी भी हो और अंतःक्षेपी भी हो, मतलब एक एक के साथ जुड़े हैं तो यहां पर एकाकी है और बेचारे ये खाली भी पड़ा बैठा है, इसलिए अंतःक्षेपी भी है। ऐसे हम कह भी तो सकते हैं एकाकी और आच्छादक भी। आच्छादक कब कहलाता? जब इसके सभी अवयव जुड़े होते हैं, मतलब कोई भी खाली नहीं होता, सभी के सभी शादीशुदा हैं लेकिन एक ही एक के साथ हैं। देखो जरा, एकाकी और आच्छादक कब कहलाते? जब फलन एकाकी भी है और फलन आच्छादक भी है, तब वो आपका एकाकी आच्छादक कहलाएगा। फलन एकाकी भी है यानी एक एक के साथ संबंध, एक का अवयव का प्रतिबिंब एक ही मिलेगा, भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न हो, आपका एकाकी कहलाता है। भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न हो तो आपका एकाकी कहलाता है। और जो भी हमारा कोडोमेन है,
सह डोमेन है, सह प्रांत है, इसके कोई भी अवयव खाली ना हो, सभी के सभी शादीशुदा हों। तो यहाँ पर देख लो सभी के सभी खाली नहीं है, मतलब सभी के सभी बिजी हैं, किसी ना किसी के साथ बंधन बना के 7 फेरों के साथ जुड़े हैं, कोई खाली नहीं है। यदि खाली हो जाता तो एक एक के साथ जुड़े थे, यहाँ पर देखो एक एक के साथ जुड़े थे तो आपका एक एकी, एक एक के साथ जुड़े हैं तो एक एकी, और खाली भी एक है तो अंताक्षेपी, इसलिए एक एकी अंताक्षेपी हो गया। यहां पर बच्चों एक एक के साथ जुड़े तो एक एकी है और सभी के सभी बिजी हैं, कोई खाली नहीं है, सभी लोग शादीशुदा हैं, इसलिए आपका ये आच्छादक भी है। एक शब्द में अनेक अर्थ, बस आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता कितना मेहनत कर रहे हो बच्चों। अब हमने कहा कि एक एकी मतलब एक एक संबंध, और सभी के सभी बिजी तो आच्छादक भी है, क्योंकि सभी के कोई खाली नहीं है, और जब खाली हो गए तो एक एकी भी और अंताक्षेपी हो गया। अब जब हम बात करते हैं बहु एक एकी, बहु एक एकी का मतलब क्या हुआ यार, मतलब कई सारे लोगों का संबंध एक ही साथ हो जाए, यही चीज तो बोलता है। एक एकी मतलब एक का जो प्रतिबिंब एक ही मिले, एक अवयव का प्रतिबिंब एक ही दे सकता है, अलग अलग नहीं हो सकता। लेकिन बहु एक एकी मतलब 2-3 लोगों का प्रतिबिंब एक हो जाए, जैसे यहां पर ए बी सी तीनों का प्रतिबिंब एक है। देख लो, देखने में पैसा नहीं लगता, सोचने समझने में पैसा नहीं लगता, थोड़ा सा मेहनत करने के लिए जरूर पैसा लगता है, वो भी किसके लिए, एक टीचर के लिए। लेकिन टीचर भी आपको निःशुल्क पढ़ाता है, तो आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। तो भाई साहब बहु एक मतलब कई लोगों का प्रतिबिंब एक ही हो। अंताक्षेपी मतलब उसमें जो आपका सह डोमेन कुछ लोग खाली भी बैठे हों, सही है, यहाँ पे बैठे हैं खाली, कि भाई बहु एक एकी भी है, हाँ यार कई लोगों का प्रतिबिंब एक ही आ रहा है, कई अवयव का प्रतिबिंब एक आ रहा है, सही है, तो यहाँ पर बहु एक एकी है। और कुछ खाली भी है, अंताक्षेपी मतलब अंदर ही घर को छेद कर रहे हैं, मैंने आपको बताया ना जिसकी शादी नहीं हुई, यहाँ पर 3 और 4 की शादी नहीं हुई। तो जब कोई प्रतिचित्रण बहु एक एकी हो और अंताक्षेपी भी हो, जब कोई प्रतिचित्रण बहु एक एकी मतलब बहुत सारे लोगों का जो प्रतिबिंब है एक ही वैल्यू फाइंड हो रहा है, एक ही मान प्राप्त हो रहा है, तो वहां पे बहु एक एकी और अंताक्षेपी भी है मतलब अंदर खाली भी है, तो आपका जो फलन होगा, जो आपका प्रतिचित्रण होगा वो बहु एक एकी अंताक्षेपी प्रतिचित्रण या बहु एक एकी या अंताक्षेपी फलन कहते हैं। और इसी तरीके से बहु एक एकी आच्छादक, इसका सेम कि भाई बहु एक एकी मतलब कईयों का प्रतिबिंब भी हो लेकिन कोई खाली नहीं बचना चाहिए, कोई खाली नहीं बचना चाहिए, सबके सब शादीशुदा हो। बहु एक एकी मतलब कईयों का प्रतिबिंब एक ही वैल्यू प्राप्त हो रहा है, 1, 3 और 2 इनका जो प्रतिचित्रण है किसके साथ है, 6 के साथ है। 1, 2, 3 इनका जो संबंध है वो 6 के साथ है। और इसके जो आपके सह डोमेन, मैंने इसीलिए पहले बताया कि 2 समुच्चय लेंगे तो पहला जो समुच्चय इसके जितने भी अवयव वो डोमेन कहलाएंगे, वो प्रांत कहलाएंगे, और जो आपका दूसरा समुच्चय है वो कोडोमेन कहलाएगा, सह प्रांत कहलाएगा। तो ए के जितने भी अवयव हैं वो आपके डोमेन, बी के जितने भी अवयव हैं वो सह डोमेन, और बी के जो जो अवयव प्रतिबिंब दर्शाते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं, जो प्रतिबिंब है किसी न किसी के, वो आपके परिसर कहलाते हैं। तो यहां पर देखो ये जो 6 का संबंध 3 से है, इसलिए बहु एक एक है, बहु एक एक, बहु एक एक, बहुत लोगों का संबंध एक से, इसलिए बहु एक एक है। और आच्छादक मतलब जो आपका सह डोमेन है, इसके कोई भी अवयव खाली ना हो, सभी का संबंध किसी न किसी से हो, भले वो 4 लोगों से संबंध दर्शाए, भले वो 5 लोगों से संबंध दर्शाए, भले कोई व्यक्ति 5 शादियां कर ले, लेकिन उसकी शादी होनी चाहिए, ये फिक्स होना चाहिए। तो ये आपका बन जाता है बहु एक एक आच्छादक। चीजें कुछ क्लियर हुई बच्चों? एक बार फिर से सुपरफास्ट रिवीजन हो जाए, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलिए, पहला नंबर हमने कहा आपको एकाएकी फलन। एकाएकी फलन में आपने क्या कहा कि 2 हमारे पास समुच्चय हैं, हमारे पास 2 समुच्चय हैं, उनमें एक एक का संबंध हो तो एकाएकी होता है। दूसरा हमने कहा आच्छादक। आच्छादक में हमने ये कहा कि भाई हमने ये कहा कि जो दूसरा है उसके प्रत्येक का संबंध हो, यहाँ पे खाली नहीं होना चाहिए। अंताक्षेपी में हमने कहा खाली होना चाहिए। एकाएकी में एक एक से जुड़ा है, आच्छादक में एक एक से जुड़ा है, 5 से जुड़ा लेन देन नहीं है, लेकिन खाली नहीं होना चाहिए, सभी के सभी अवयव किसी न किसी संबंध दर्शाएं। और जब खाली हो गया तो आपका अंताक्षेपी कहलाया। फिर इनको कंबाइन करते जाओ तो और कई सारे फलन मिलते जाते हैं। अचर पद में मैंने कहा कि अचर जो आपका फलन है वो क्या कहलाता है, जब कई सारों अवयवों का एक ही प्रतिबिंब आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, तो आपका अचर प्रतिचित्रण कहला जाता है।
बहु एक एक का मतलब क्या होता है कि एक एक का मतलब एक का प्रतिबिंब में केवल एक ही मान मिले, भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न तो आपका एक एक, लेकिन बहु एक एक में बहुत सारे अवयवों का प्रतिबिंब एक ही मिल जाए तो आपका बहु एक एक कहलाता है। ठीक है बच्चों, चीजें क्लियर है, समझ में आ गया। एक बार और आपसे पूछो कि फलन या फंक्शन किसे कहते हैं, तो दो हमारे पास समुच्चय हैं ए और बी, ए के अवयव बी के अवयव के साथ किसी न किसी नियम या निर्देश से जुड़े होते हैं, उस संबंध को ही हम क्या बोलते हैं, फलन कहते हैं या प्रतिचित्रण कहते हैं, मैपिंग आर फंक्शन। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही फिलहाल। जो अगला प्रश्नावली है, ये जो हमारा फलनों का प्रकार है वो हमने कंप्लीट करा दिया। प्रश्नावली के पहले हम एग्जाम्पल्स भी कराएंगे, वो एग्जाम्पल्स यहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे एग्जाम्पल नंबर 7 है। फिर बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तो एग्जाम्पल नंबर आपका 7 है, फिर 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा। जितने भी आपके एग्जाम्पल्स होंगे पहले एग्जाम्पल्स क्लियर करेंगे, इसके बाद प्रश्नावली के क्वेश्चन कराएंगे। और आप लोगों के लिए निरंतर मेहनत मैं करने के लिए तैयार हूं, बस आप लोग सेशन को शेयर कर दें। बस आप लोग ज़्यादा नहीं, केवल एक दोस्त को जोड़ें। आप यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप जोड़ें, आप एक दोस्त को जोड़ें तो बच्चों काफ़ी हेल्प हो सकता है हमारा, और हम आपके लिए भी निरंतर कार्य करेंगे, हमारा आपसे वादा है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।